बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त सोशल मीडिया पे ये खबरें बहुत ज़्यादा गर्म हैं कि शारजा अरब अमारात से अलग होने जा रहा है। सिर्फ यही खबरें नहीं बल्कि ईरान ये कह रहा है कि अरब अमारात ने जो कुछ किया वो हम याद रखेंगे, और जो 250 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है उसमें से एक बड़ा हिस्सा अरब अमारात से ही इधर आएगा। इससे पहले हमने ये देखा था कि दुबई को भी अरब अमारात से अलग करने की बातें की जा रही थी। जब मैंने शारजा के हवाले से तारीख पढ़ी और मुझे पता चला कि तारीख अपने आप को दोहराने जा रही है तो मैं बहुत हैरान हुआ। इस हवाले से ये खबरें भी हैं कि इस वक्त यूएई के वफाक की चूलें हिल चुकी हैं, और अगर वफाक के फैसले यानी कि जो मुखालफीन हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर वफाक के फैसले अमेरिका और इसराइल के इशारों पर होंगे तो फिर हमें अपने रास्ते जुदा कर लेने चाहिए और अपनी किस्मत का फैसला हम खुद करेंगे। एक बहुत बड़ा तबका ये ओपिनियन दे रहा है। क्यों दे रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ, और कहने को ये बात भी सामने आ रही है कि शारजा का एक बड़ा ऐलान किसी भी लम्हे सामने आ सकता है। अब ये अफवाहें हैं, ये हकीकत है, अफसाना है। इसकी हकीकत क्या है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सा लम्हा था जब 2 दफ़ा शारजा में बगावत हुई। वो कौन सा लम्हा था जब शारजा के जो महल था, शाही महल, उसके इर्द गिर्द अबू धाबी के टैंक और अफवाज ने घेरा सख्त किया हुआ था। और इसके अलावा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि बरतानिया यहाँ पे कौन कौन से ऐसे बीज बो चुका है। और ये खबरें भी आ रही हैं कि अरब अमारात की इमारतें सऊदी अरब, ओमान और ईरान में तकसीम होने जा रही हैं। कहने को ये दावे बहुत बड़े हैं, लेकिन इनके अंदर हकीकत क्या है ये बात को ज़रा समझें। देखें, बरतानिया ने जो तकसीम की वो डीकोलोनाइजेशन के तहत नहीं की बल्कि अपनी ज़रूरत के तहत की। और ये जो सारी स्टेट्स थी इनको ट्रूशल स्टेट्स का नाम दिया गया था बरतानिया की तरफ से। इसका मतलब ये था कि तय मुआहदा शुदा अमारात जिनके साथ आपके मुआहदे हो चुके हैं। अब जो अल कासमी ख़ानदान है, रासुल खैमा और शारजा का, ये एक काफ़ी ताकतवर ख़ानदान था और वहाँ पे ये जो बहरी तिजारत है उसके ऊपर इसने गलबा हासिल किया हुआ था। और वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि पाके इधर हिंदुस्तान में बरसगीर में आई थी वो वहाँ पे भी मौजूद थी, और उसके जो तिजारती मुफादात थे वो आपस में चैलेंज हो रहे थे। अब तिजारती मुकाबला करने की बजाय उन्होंने इनकी ताकत को, इनके ताकतवर बहरी बेड़े को ख़त्म करने के लिए, इनके तजारती गलबा था उसको चैलेंज करने के लिए, अपनी उजारादारी कायम करने के लिए इन पर कज़ाकी का इल्ज़ाम लगा दिया। यानी कि अल कासमी ख़ानदान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये कज़ाक है। अब कज़ाकी का इल्ज़ाम लगाने का मकसद ये था कि फ़ौजी कार्रवाई का जवाज़ हासिल किया जा सके। आज के दिन भी ये हो रहा है कि इराक़ के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ईरान एटम बम बना रहा है, फलां ये कर रहा है, तो बस जी अटैक कर दें आप। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 1819 में बरतानिया ने इन पर हमला कर दिया, लड़ाई शुरू हो गई, और फिर 1820 में एक मुआहदा किया गया। और ये मुआहदा ये था कि खारजा और दिफा बरतानिया ने अपने हाथ में ले लिया ताकि इनका कंट्रोल इन इलाकों के अंदर आसान हो जाए। और ऐसी मुतनाज़िया सरहदी तकसीम की गई कि अपने मुफादात की तकसीम को नहीं होने दिया, और बरतानिया ख़ुद उसके अंदर सालिस बन गया। उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी साइंस थी। और अब आपको पता है कि जब ये तकसीम करके इनकी छोटी इकाइयाँ बनाई गईं तो ओमान के अमाम का यहाँ पे एक बड़ा कंट्रोल था। वहाँ मस्कत के तजारती मकासद के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता था। वहाँ पे सुल्तान काबूस के ख़ानदान को सपोर्ट किया गया, उनको ताकत दी गई, अमामत को वहाँ से ख़त्म किया गया। और फिर हमने ये देखा कि रियासतों का एक ऐसा इत्तेहाद वजूद में आया जो कि मगरबी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ वहाँ पे करेगा। हिंदुस्तान की शाहराह बरतानिया के लिए इंतहाई अहम थी, और बड़ी ताकत वहाँ पे कोई कदम न जमा ले, चाहे रशिया हो, चाहे फ्रांस हो या कोई और हो। तो उन्होंने उसके बाद जब तेल निकल आया तो फिर तेल के तहफ़्फ़ुज़ और इलाके के मुस्तहकम के लिए और अपनी तजारती सप्लाई के लिए इन्होंने यहाँ पे कहा जाता है कि इन रियासतों को ख़ुद इकट्ठा करने में एक अहम किरदार अदा किया। अब ओमान की जो बात है इसको समझने की ज़रूरत है कि आपको पता है बरतानिया का हमेशा से ये असूल रहा है कि डिवाइड एंड रूल, और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि
ट्रूशल स्टेट्स को डिवाइड किया गया, उनको पहले बनाया गया अलग अलग एक ये सारी की सारी जो अरब अमारात की रियासतें हैं ये एक वक्त में अमान की सल्तनत के अंदर रह चुकी हैं। अब इनकी मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में आपको बताया है कि किस तरीके से कभी खुद मुख्तारी का ऐलान कर देते थे, कभी ओमान के साथ राब्ता करके उनके ज़ेरे असर चले जाते थे। तो अब यहाँ पे मस्कत का अमाम के मुकाबले में मजबूत होना, साहिली कबाइल की अलग अलग शनाख्त कायम करना, इस जोग्राफियाई खित्ते के अंदर दो सियासी निज़ाम को कायम करना, ये बेसिकली इन्होंने सल्तनत ओमान वर्सेस ट्रूशल स्टेट ला के खड़ी कर दी ताकि इनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। यूएई को एक बफर जोन के तौर पे सामने लाया जाए, बहरी तेल की तिजारत महफूज कर दी जाए और ओमान को तकसीम करके किसी भी मुकामी तौर पे किसी बड़ी ताकत को जन्म लेने से रोका जाए ताकि सियासी और मुआशी बालादस्ती कायम रहे। ये है खेल जो कि यहाँ पे खेला गया। अब कहते हैं जी शारजा अरब अमारात से अलग होने जा रहा है। तो अगर हम आबादी के हवाले से देखें तो कुल रकबा जो है शारजा का वो मुत्तहिदा अरब अमारात के 3.3% बनता है। 80 to 87% जो इलाका है वो तो वैसे ही अबू धाबी के अंडर आता है। अब यहाँ पे प्रोपेगेंडा हो रहा है, जाली नक्शे पेश किए जा रहे हैं, पुरानी आग की वीडियोस लाई जा रही हैं। ये कहना है जनाब शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी का, जो कि इस वक्त शारजा के हुक्मरान हैं और इनकी भी एक लंबी कहानी है। अब वो कहते हैं कि ये झूठे बयानात हैं और अप्रैल 2026 के अंदर ये अपना एतमाद का इजहार यूएई के ऊपर कर चुके हैं और इनका ये कहना है कि जनाब जब हम आइन के अंदर जाते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब मैं आपको आगे जाके दो बगावतों के बारे में बताऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो यूएई का आर्टिकल 4 है वो ये कहता है कि किसी भी रियासत को वफाक से अलहदा होने की इजाज़त नहीं है। इसके साथ ही जो अस्करी ताकत इस्तेमाल करने के हवाले से आर्टिकल 143 है वो ये कहता है कि वफाक के पास इस सूरत में फ़ौजी कार्रवाई की इजाज़त है और वो फ़ौजी कार्रवाई कर सकता है। अब यहाँ पे जो तल्ख तजर्बात हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है, तो वो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अरब अमारात के अंदर लिबरल्स वर्सेस कंजर्वेटिव जो हैं वो अपनी अपनी शनाख्त बनाने के लिए जुस्तजू कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि शारजा का अपना एक निज़ाम है, वहाँ पे ना शराब चलती ना और यहाँ लिबास चलता, तालीम और सकाफ़त के हवाले से वो मशहूर है। जबकि दुबई और अबू धाबी जो है वो किस किस वजह से मशहूर है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1965 यानी कि 6 साल पहले अरब अमारात बनने से पहले बरतानिया ने शेख असफर बिन सुल्तान अल कासमी को माज़ूल कर दिया था और उनकी जगह पे किसी और को बिठा दिया था। लेकिन 1972 के अंदर उन्होंने बगावत कर दी कुर्सी हासिल करने के लिए और शेख खालिद बिन मोहम्मद अल कासमी जो कि उस वक़्त हुक्मरान थे शारजा के, उनको यरगमाल बना दिया गया और इसी कोशिश के अंदर उनको कत्ल भी कर दिया गया। और यूएई की जो फ़ौज थी वफाक की वो कार्रवाई करने के लिए आई, महल का मुहासरा किया, बागियों ने हथियार डाले और उसके बाद इन्होंने नए सुल्तान को वहाँ पे रखा जो कि शेख सुल्तान अल कासमी थे, वो नए हुक्मरान शारजा के बने। अच्छा, इसके बाद 1987 में हम ये देखते हैं, ये बेसिकली सुप्रीम कौंसिल के मेंबर भी हैं और सुप्रीम कौंसिल के अंदर 7 अमारात के जो हुक्मरान हैं वो शामिल होते हैं। अब जो शेख सुल्तान के बड़े भाई हैं शेख अब्दुल अजीज़, अब उन्होंने इनकी गैर मौजूदगी में इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के लिए वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। फिर वहाँ पे फिर वफाक की मुदाखलत होती है और हम ये देखते हैं कि अबू धाबी के टैंक अफवाज जो है वो आते हैं और वो तमाम की तमाम चीज़ों को बहाल करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि समझौता हो जाता है और उनको वली अहद बना दिया जाता है और शेख सुल्तान बिन मोहम्मद को दोबारा हुक्मरान बना दिया जाता है। लेकिन जिनको वली अहद बनाया था उनको बाद में फिर ख़त्म कर दिया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो इलाकाई तनाजुर चल रहा है, ईरान हमले कर रहा है सबसे ज़्यादा यूएई के ऊपर, आयरन डूम जो है वो आ चुका है अरब अमारात के अंदर और अब इन तमाम चीज़ों को अंदरूनी तोड़ फोड़ और एजेंसियों की तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन कर रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अब ईरान ये कह रहा है कि जो अरब अमारात है वो इसराइल का ऑक्युपाइड इलाका बन चुका है
اور وہاں پہ اس وقت اسرائیلی فوج موجود ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ سعودی عرب اس سے الگ پریشان ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے، اب جو افواہیں چل رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ، وہ یہ کہتے ہیں جی دبئی تو جو ہے وہ اپنی آزادی کا اعلان کر دے گا، شارجہ اور راس الخیمہ کے اوپر ایران قبضہ کر لے گا، کیونکہ 3 جزیرے جو ہیں پہلے ہی ایران کے قبضے میں ہیں اور ایران قبضہ کرنے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے اور اس نے ماضی میں یہ کیا بھی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ حرکت ہوگی ایران کی طرف سے تو پھر سعودی عرب بھی نہیں ٹکے گا، وہ فوری طور پہ میدان میں آئے گا، ابو ظہبی کو اپنے کنٹرول میں لے گا، ایک بفر زون بنانے کی کوشش کرے گا اور ان امارات کی کنفیڈریشن بنا کے وہ چلانے کی کوشش کرے گا، اور اصل مقابلہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں ہوگا اور بیچ میں یہ سارے کے سارے بفر زون ہوں گے۔ اور فجیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فجیرہ جو ہے وہ سلطنت عمان کا حصہ بن جائے گا۔ یہ سب کے سب ابھی تک جو ہے یہ کہانیاں ہیں، یہ کانسپیریسی تھیوریز ہے، کیونکہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر اس طرح کی کوئی بھی صورتحال نہیں ہے۔ اور کون یہ کر رہا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو شارجہ ورسز ابو ظہبی کا ایک کنسپٹ کریٹ کیا جا رہا ہے، ماضی کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کچھ ہو چکا ہے، لیکن یہاں پہ وجہ یہ ہے کہ شارجہ اور ابو ظہبی کا کوئی بڑا تنازع اس وقت موجود نہیں ہے۔ ثقافتی قدامت پسندی ضرور ہے، وہاں پہ مذہبی روایات ہیں، شراب، لباس، قوانین سخت ہیں، اور شارجہ کی اپنی ایک پہچان ہے۔ بیسیکلی یہ خاندان ایک طاقتور خاندان رہ چکا ہے تاریخی پس منظر میں، اس لیے یہ اپنی داخلی خود مختاری کے حوالے سے بھی بہت زیادہ حساس ہے۔ جبکہ معاشی ماڈل یہ ہے کہ یہ تعلیم اور ثقافت پہ فوکس کرتے ہیں، جبکہ دبئی اور ابو ظہبی جو ہے وہ معاشی اور عسکری ماڈل کے اوپر کام کرتے ہیں۔ لیکن ابھی تک کسی بھی قسم کی علیحدگی کا کوئی بھی اشارہ سامنے نہیں آیا۔ متحدہ عرب امارات کے جو حامی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نہ صرف متحدہ عرب امارات کے شارجہ کے حکمران حامی ہیں بلکہ پالیسیوں سے بھی ہم آہنگ ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا کون کر رہا ہے؟ تو جناب یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں علاقائی حریف۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ الاصلاح کے نام سے، اخوان المسلمین، مسلم بردرہڈ کے نام سے یہاں پہ کافی تنظیمیں وغیرہ چلتی رہی ہیں جو کہ ایک لبرل سوچ سے اختلاف رکھتی ہیں۔ 90 کی دہائی میں یو اے ای نے ان کو ختم کر دیا تھا، سنا ہے اب دوبارہ یہ اپنا سر اٹھا رہی ہیں اور لوگوں کو گرم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، غصہ دلانے کی کوشش کر رہی ہیں، اپنا گروہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابو ظہبی کو پریشر میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سیاسی طور پہ تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ صورتحال ہے، ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، مسلم ممالک کی کوئی نہ کوئی آگے پیچھے ہوتا جا رہا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، اور جو دشمن ہے وہ وہیں پہ ہی کھڑا ہوا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ آپس میں لڑنے جھگڑنے کی بجائے ہمیں دشمن کے خلاف ایک حکمت عملی بنانی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔